बेशर्मो, कोई हया करो, कोई थोड़ी-सी ग्रेस पैदा करो अपने अंदर और थोड़ी-सी थॉट पैदा करो कि आपने किस मुआशरे की तरफ और आपने अपनी ज़िंदगी कैसे डिज़ाइन करनी है। चाहिए। हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम, हमारी जो तालीमी इदारे हैं, वो ना तो कोई इकबाल पैदा कर रहा है, ना तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा कर रहा है, ना कोई सर सैयद पैदा कर रहा है। इस सिस्टम के अंदर, इस तालीमी निज़ाम के अंदर कैसे लीडर उनको मिलेगा? दुनिया में जो भी लोग जिद्दत से वहाँ तसव्वुरात लेके आते हैं और वो बहुत बेहतरीन रीडरशिप उनको मिलती है, चूँकि रीडिंग नेशंस आर लीडिंग नेशंस। हम नशीनी अगर किताब से हो, इससे बेहतर कोई रफ़ीक नहीं। आप ये देखिए कि आपके पास जो रीडिंग इंडेक्स निकला है इस वक्त, आप दुनिया में 5वें वो मुल्क हैं जो सबसे कम पढ़ते रीडिंग करते हैं हैं। और आपके पास एक जो दादोशुमार मुयस्सर हैं उसमें 90% जो मजमूई आबादी है वो पूरे साल में सिंगल एक किताब नहीं पढ़ती। नहीं मिलती। तो बहुत वो ये भी वजह है कि जब नौजवान ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती, उनको आगे रोज़गार के मौके नहीं मिलते और इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर उनके अंदर मायूसी ज़्यादा फैलती है। नहीं, नौजवान स्क्रोलिंग के समुंदर में डूबे हैं और वो पर्पसलेस हुए हुए हैं। तो हम अगर पीछे हैं तो हम वो चीज़ें जो आज से 20 साल 25 साल पहले दुनिया में पढ़ाई जाती थी, आज भी हम वही पढ़ा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी और इस जिद्दत के साथ हम अपने नौजवान को कैसे अमान करेंगे? सोसाइटी ना तालीम याफ्ता लोगों ने कुछ दिया है, ना पढ़े लिखे लोगों के अलावा जितना पैसे वालों ने कुछ दिया। तो इस आज के सोसाइटी नौजवान के लिए इलामा इकबाल कितना ज़रूरी है कि नौजवान उससे पढ़कर अपने अंदर जो उनके अंदर एक मायूसी पैदा हो चुकी है उसको ख़त्म करें और जिद्दत के मुताबिक अपने आप को आगे लेके जाएँ। अच्छा, यहाँ सोसाइटी में एक बड़ा मसला क्या है कि लोग किसी भी चीज़ को ना जी उसकी ज़िंदगी में उसकी सलाहियत का एतराफ़ नहीं करते कि वो कहते हैं कि उम्र भर संजनी करते रहे अहले वतन, ये और बात है, दफनाएंगे एजाज़ के साथ। किसी से कोई इख्तिलाफ होता भी है तो इख्तिलाफ डेमोक्रेटिकली बराए इस्लाह होना चाहिए, तनकीद नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर मुझे आपसे किसी चीज़ पे इख्तिलाफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बुरा भला कहना शुरू कर सही दूँ। आपकी राय हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। दे सकते हैं, लेकिन उनको डायरेक्शनलेस होने की वजह से क्या होता है, अंधा हाथी जैसे अपनी फौज को कुचल देता है, उसको डायरेक्शन नहीं होती कि वो किसको उसने टारगेट करना है। वैसा ही हमारे साथ नौजवानों के साथ हो रहा है कि इनकी यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं अपोजिशन में होती हैं तो बड़े-बड़े दावे करती हैं, बड़े-बड़े वादे करती हैं। जब गवर्नमेंट में आते हैं बहुत स्टेप्स लिए जाते हैं और मीडिया में के नौजवानों के लिए ये हो गया और अभी भी हमारी गवर्नमेंट की जानिब से नौजवान प्रोग्राम चल रहा है। इस पिछली गवर्नमेंट में भी हर दफ़ा होता है। क्या वजह है कि उसके असल जो फ़वाइद हैं वो नौजवानों को नहीं मिलते? डेमोक्रेटिक गाली नहीं देनी, डिबेट्स के और ज़रिए फिर कैसे करना है। ये जो जितना गंद आप ट्विटर पे देख रहे हैं, जितनी माँ बहन की गालियाँ देख रहे हैं, ये फ़िक्री अफ़लास क्यों है? इसकी क़यादत की ज़िम्मेदार उम्मीद हमारे सियासतदान, कहानी खान कहानीबाज़ कहानी खान ओके। कोई उम्मीद है इस पॉलिटिकल सिस्टम में या इस मौजूदा किसी पार्टी से कि वो शायद कुछ बेहतर कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद जदून और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम सोच की सिमत। नाज़रीन, आज मेरे साथ इंतहाई अहम मेहमान मौजूद हैं और इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर जो कि नौजवानों से मुंसलिक है ये टॉपिक, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मेरे साथ इसी हवाले से नेशनल यूथ असम्बली के प्रेसिडेंट हनान अली अब्बासी साहब मौजूद हैं और ये इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड होल्डर भी हैं और 3 बुक्स के राइटर भी हैं। तो इनसे नौजवानों के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं हनान अब्बासी की तरफ और जानते हैं कि पाकिस्तान में जो नौजवानों की इस टाइम पे करंटली सिचुएशन है उसके बारे में इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको हमारे प्रोग्राम में वेलकम। रहिए जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है? सर, ये बताइएगा कि अभी पाकिस्तान की करंट सिनेरियो को देखते हुए और नौजवानों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान में आज का नौजवान मायूस है? जदीद दौर का जो देवता है, जो इस वक़्त जो 21वीं सदी में जिस नौजवान ने आँख खोली है, उसमें 2 जनरेशन्स लीड कर रही हैं, जेन ज़ी है और जेन अल्फ़ा है। ये जो 2 नस्लों के बीच में हम इस वक़्त जो नौजवानी की कैफ़ियत देख रहे हैं, वो एक कई पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स भी उसके हैं और कई नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। ओके। यानी एक दो-धारी तलवार की मानद है। एक लिहाज़ से एक धार अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के रेवोल्यूशन के बेनिफिशियरी हैं और जो दूसरी धार अगर आप देखें तो वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, इल्यूज़नरी हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सीले हो गए हैं। तो ये 2 जज़्बाती सिमतें हो जो चुके है हैं। वो जी। पैरेलल चल रही हैं। ऐसे में उनकी जो फ़िक्री अलाइनमेंट है, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। चूँकि अब जो दौर है, पहले ये होता था कि पहले कंपैरिज़न नहीं था इतना, मटीरियलिज़्म इतना नहीं था। अब क्या हुआ है कि जब से आपने एक कम्युनिकेशन की मोटरवे पे नौजवानों को उतारा है, हर किसी के जो फ़ासले हैं, हुँ। वो राब्तों में बदले हैं और हाँ जी। माइक्रो सेकंड्स में चीज़ें हो रही हैं। तो यूँ क्या हुआ है कि इंसान जो ख़ास तौर पे जो एम्प्टी ब्रेन्स हैं, जो जो खाली दिमाग हैं, वो अपनी परेशानियों पे कम परेशान हैं, लेकिन जो अपने पीयर्स हैं, सराउंडिंग में लोग हैं, उनकी खुशियों पे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हुँ। तो यूँ उनकी जो फ़िक्री तौर पे जो एक
जो ज़हनी अफ़लास हाँ है, जी। वो उसमें मुब्तला हुए हैं। चूँकि उनको वो सुपीरियर टीचर्स नहीं मिले, वो सुपीरियर सॉल्यूशन क्रिएट करने वाले लोग नहीं मिले कि जो उनको फ़िक्री लिहाज़ से अपग्रेड करते और उनको माशरती जो चीज़ें हैं, जैसे मटीरियलिज़्म के फ्लर्ट के हुँ, साथ, कम्युनिकेशन के फ्लर्ट के साथ, उनको भी वो फ़िक्री लिहाज़ से अपग्रेड करके वो अपने पर्पस को तलाश कर सकते हैं। देखिए, जी। जो इस दौर में जो फ़ोकस है, द आर्ट ऑफ फ़ोकस, वो इस दौर का सबसे बड़ा मौज़ू है। ये जो मेरी मोस्ट रीसेंट बुक है, तामीर-ए-ज़ात, ओके। इसमें मैंने इन्हीं मौज़ूआत को एड्रेस किया है। इसको 7 साल लगे हैं लिखने में अच्छा, और मैं 7 आपके साल। ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ कि इसमें थीमेटिक पेंसिल स्केचेस भी हैं। ये तामीर-ए-ज़ात, इसको मैंने प्रोजेक्ट के तौर पे लिया है। ओके, इसके 15 थीसिस हैं कि 21वीं सदी के जो सबसे अहम तरीन मौज़ूआत हैं, इसमें ये देखिए द आर्ट ऑफ फ़ोकस है। ओके। आप ये हैरान होंगे जदून साहब सुन के कि एक इंसान को एक दिन में 70,000 ख़्यालात आते हैं अच्छा, और आपकी जो मेरी मेमोरी है, वो 25 लाख गीगाबाइट्स पे मबनी है। तो ओके। उनमें किन ख़्यालात को कैसे बाँधना है, फ़ोकस को कैसे किसी एक जगह पे रखना है, ये बहुत बड़ा आर्ट है। तो इसी तरह से ये जो आगे चल के जो हमारी सराउंडिंग में लोग हैं, जो हमारे फ़ॉलोवर्स हैं, दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई-बहनें हैं, उनको हम ये चीज़ें, ये ट्रिक्स एंड टेक्नीक्स बताते हैं ओके, कि ये पर्पज़ है कि देखिए ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन नीचे आ जाती है, ये स्ट्रगल फ़ेज़ नीचा नीचे आ जाता है, पर्पज़लेसनेस नीचे है, फाइनेंशियल क्राइसिस नीचे है। ओके। लेकिन एक नौजवान पहाड़ के ऊपर चढ़ गया है उरूज के और उसके पर्पस उसके पास की है और की इज़ पर्पज़। पर्पस। तो ये जो जितने थीमेटिक पेंसिल स्केचेज़ हैं, ये मैंने कंसीव करने में, फिर ड्रॉ ये करने जो में। आपकी बुक है ये पब्लिश हो चुकी है? जी, ये ये अभी इसका हम अपनी ऑडियंस को नाम भी बता देंगे और सारी डिटेल इसमें बड़ा डिटेल आपने जैसे 7 जब साल आपने काम किया, बड़ी लगाया। डिटेल इसमें आपने रिसर्च की है और मैं चाहूँगा कि ज़रूर हमारी जो अच्छा ऑडियंस जी, है ये जो एक नौजवान। चीज़ जो बड़ी अहम है कि सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री जो है ना, पाकिस्तान में बिल्कुल अभी अपने इब्तिदाई आँखें खोल रही है। हुँ, दुनिया में इस वक़्त $11 बिलियन की इंडस्ट्री है। चाहे आप जेम्स क्लियर से लेके ये जो इस वक़्त युval नोह हरारी की किताब नेक्सस तक, दुनिया में जो भी लोग जिद्दत से हम तसव्वुरात लेके आते हैं और वो बहुत बेहतरीन रीडरशिप उनको मिलती है। चूँकि रीडिंग नेशंस आर लीडिंग नेशंस। एग्ज़ैक्टली। हमनशीनी अगर किताब से हो, इससे बेहतर कोई रफ़ीक नहीं। आप ये देखिए कि आपके पास जो रीडिंग इंडेक्स निकला है इस वक़्त, हुँ, आप दुनिया में 5वें वो मुल्क हैं जो सबसे कम कम पढ़ते रीडिंग हैं करते हैं, और आपके पास एक जो दादो-शुमार मुयस्सर हैं, उसमें 90% जो मजमूई आबादी है, वो पूरे साल में सिंगल एक किताब नहीं पढ़ती। नहीं पड़ती। तो बहुत वो अहम बात है ये, मैं आगे डिस्कस भी जी। करना चाहूँगा आपके साथ कि ये रीडिंग की ना होने की वजह से जो नौजवानों के अंदर जो स्किल्स की कमी है और वो सारी चीज़ें हैं वो भी। यहाँ पे ये भी बताइएगा क्योंकि जैसे अभी मटेरियलिज़्म की बात हुई तो ऑब्वियसली एक नौजवान जब वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ता है, उसको कोई अपने साथ आगे बढ़ने के लिए एक इकोनॉमी, मईशत उसकी भी ज़रूरत होती है और उसके लिए नौकरी या क्योंकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट ऐसा है यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ उस तरह नहीं है। क्या ये भी वजह है कि जब नौजवान ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती, उनको आगे रोज़गार के मौके नहीं मिलते और इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर उनके अंदर मायूसी ज़्यादा फैलती है? देखिए, जो इस वक़्त नौजवान नस्ल को दरपेश चैलेंजेज़ हैं ना, उनमें जो उनकी अफ़ज़ाइश ज़ौक़ है ना, उसके लिए ना यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे कोई काम हुआ है, ना रियासत की सतह पे कोई काम हुआ है, ना प्रेस क्लब्स की सतह पे कोई काम हुआ है, ना अदबी तंज़ीमें कुछ उनकी अफ़ज़ाइश ज़ौक़ के लिए कुछ कर सकी मतलब हैं। नौजवानों के साथ हर जगह ज़्यादती हुई है उनके नहीं, लिए काम। नौजवान स्क्रॉलिंग के समुंदर में डूबे हैं और हुँ, वो पर्पसलेस हुए हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि उनका स्क्रीन टाइम रोज़ बढ़ के 10 घंटे, 12 घंटे उनका सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रहा है। उनको ज़हनी जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं और हम एक ऐसा मुआशरा है जिसमें आप किसी भी ज़हनी मर्ज़ को मर्ज़ मानते ही नहीं हैं। ये नहीं, आप देखिए कि जो बंदा दिल का पेशेंट है, आप उसकी तीमारदारान की फ़हरिस्त देखें तो वो पूरी लाइनें बनी होती हैं। लेकिन किसी को जो ज़हनी अर्ज़ा हो जाएगा, तो आप उसको देखने या वो बयान भी नहीं करता। वो मीरा कहती है ना, अनबयानेबल सिचुएशन। हुँ, तो वो ये जो मामला है पाकिस्तान के अंदर, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक बहुत बड़ा कोविड-19 के बाद दुनिया ने एक नया नया लिबास पहना है। जी हाँ, एक नया शिफ्ट आया। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद जो डिजिटल लिबास इंसानों ने पहना है, उसके बाद अब हमें अपने निसाब को,
अपने तर्ज़ हयात को उससे हमाहंग करना है। अगर हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ जो देखिए ना इस वक़्त जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जुनून साहब देखिए, जब आप पुराने ज़माने की के ट्रेड्स के साथ एजुकेशनल जो मॉडल है ना वो अलाइन्ड है। आप ये देखें कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, अभी तक जो आपके सारे निसाब हैं वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हाँ मिलते-जुलते हैं। जी, एग्ज़ैक्टली। अब जो है, ये 3 साल पहले पूरी शद्दोमत के साथ जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का रिवॉल्यूशन है, उसने दुनिया को टेक ओवर कर लिया है। और जो दाना कौमें हैं, वो क्या करती है कि क़ुव्वत मुतालिया और क़ुव्वत मुशाहिदा के साथ क़ुव्वत तज्ज़िया पैदा करती हैं। और हुँ, इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो ई-कॉमर्स है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हमने अपने अपने लोगों को तैयार करना है, उसमें टेक्निकल कैडर्स के जो लोग हैं, जो हमारे पास नेफ्टिक है, टेवटास हैं, जो जो तकनीकी तरबीती इदारे हैं, स्किल्स को उनका पॉलिश रोल करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। जी, चूँकि अगर आप मुस्तक़बिल बीन तसव्वुर के साथ दुनिया को इमेजिनेशन की नज़र से देखें, तो मुस्तक़बिल बीन तसव्वुर ये है कि ये जो 26 डिग्रीज़ हैं, जिनके ऊपर आपको बड़ा मान है, वो अगले 5 सालों में बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो जाएँगी। ओके। इसलिए अब जो जिन-जिन ट्रेड्स के अंदर, जिन-जिन शोबों के अंदर हमने अपने नौजवानों को तैयार करना है, रियासत के ज़रख़ेज़ दिमागों को दोबारा से बैठना होएगा और उनको अगले 5 इयर्स का की दीवार के पार देखना होगा, 10 इयर्स की दीवार के पार देखना होगा और 50 इयर्स का जब तक प्लान वो नहीं करेंगे और अपने निसाब को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो तब तक हमारी दास्ताँ तक ना होगी, बहुत दास्तान अमर। बहुत अहम पॉइंट आपने यहाँ ये ज़िक्र किया कि हम हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ नहीं जाते। हम अभी भी आपको नहीं लगता कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, या जिस तरह आपने बहुत डिटेल में वो चीज़ें डिस्कस की। तो हम अगर पीछे हैं तो हम वो चीज़ें जो आज से 20 साल 25 साल पहले दुनिया में पढ़ाई जाती थी, आज भी हम वही पढ़ा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी और इस जिद्दत के साथ हम अपने नौजवान को कैसे अमांग करेंगे? जी, देखिए, जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ उसका ज़माना। इकबाल। उसकी वजह ये है कि जब तक आप इस सारी सिचुएशन के साथ जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, उनके साथ-साथ आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, तो आप नोकिया बन जाएँगे, आप मोटरोला बन जाएँगे। बहुत अहम नोकिया अपने अहम ज़माने का एग्ज़ाम्पल दिया लीडर आपने। था, मोटरोला अपने ज़माने का लीडर था, लेकिन अब चूँकि जो ये इर्तिक़ा का चलन है कि हर ज़माने में हुँ। पुराने लोग जो होते हैं ना, वो नए आदमी से डरते हैं। एक ट्रेडिशनल थॉट होती है जो जो जिन लोगों ने सीट्स कैप्चर की होती है ना, उनको जिन-जिन ट्रेड्स के ऊपर उबूर होता है, वो य दूसरी चीज़ों को वो रोकते हैं कि ना, 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 स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। वो क्या हुँ, करते हैं कि वो अपनी चीज़ को माई वे इज़ हाईवे के चक्कर में, एग्ज़ैक्टली। वो अपनी पसमानदा तरीन पस्त मेंटालिटी को उसी के ऊपर कायम रहते हैं। हाँ, उससे क्या होता है कि जो रिवॉल्यूशन आके आपको नॉक करता है, आप इवॉल्व नहीं होने देते इस हाँ, पूरे सिस्टम को। आपको नॉक करता है, कहता है कि मुझे लो, मुझे अपने अंदर जज़्ब करो, लेकिन आप उसकी आवाज़ नहीं सुनते, तो फिर यूँ वो अपॉर्च्युनिटी आप गँवा देते हैं, जो अपॉर्च्युनिटी बड़े सहल पसंदी से और बहुत आजिज़ी से आपके पास आई थी, आपके दरवाज़े पे उसने दस्तक दी थी। तो जो इस वक़्त सोसाइटी को दर्दमंद लोगों की ज़रूरत है। दर्दमंद लोग ही वो अछार होते हैं, जो माशरों को डिज़ाइन करते हैं। इस सोसाइटी को ना तालीम याफ़्ता लोगों ने कुछ दिया है, ना हुँ, पढ़े-लिखे लोगों के अलावा ना पैसे वालों ने कुछ दिया है। इस सोसाइटी को जिस बंदे ने दर्द झेला है, सिर्फ़ उसने ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा। इसलिए हम दुआ कर सकते हैं कि मुआशरे में वो दर्दमंद लोग आएँ, जो डिसीज़न मेकिंग की सीट के ऊपर बैठ के कुछ सोसाइटी की के सुधार के लिए काम कर सकें। बहुत अहम डिस्कशन आपने की, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे ये भी मैं चाहूँगा, क्योंकि आपने इकबाल साहब को कोट किया, तो आज के नौजवान के लिए इल्लामा इकबाल कितना ज़रूरी है कि नौजवान उससे पढ़कर अपने अंदर जो उनके अंदर एक मायूसी पैदा हो चुकी है उसको ख़त्म करें और जिद्दत के मुताबिक अपने आप को आगे लेके जाएँ। इल्लामा इक़बाल की शायरी को जब आप देखते हैं, ख़ास तौर पे शाही के तसव्वुर के गिर्द जो उन्होंने कहा, वो आज के नौजवान को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि इल्लामा इक़बाल की शायरी में एक मुस्तक़बिल बीन तसव्वुर भी है। जैसे उन्होंने एक बात कही, जो हम बचपन से सुनते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं पता था। उन्होंने कहा कि फ़ितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या हुँ, बंदा-ए सहराई या मर्द कोहिस्तानी। अच्छा, ये आहा! हमने ट्रेडिशनली सुना था, लेकिन जब हुँ, आप इसको उतर के नीचे डीप डीप जाके जाते हैं, डिस्कशन तो करते हमारे हैं। दोस्त हैं डॉक्टर ज़ीशान, वो ओके। माइंड के ऊपर बड़ा काम करते हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा इसकी तशरीह की, तो मुझे एक नया एस्पेक्ट मिला। उन्होंने कहा कि ये जो फ़ितरत के मकासद हैं ना, ज़िंदगी के बहुत अहम तरीन उमूर जो हैं, उनको 2 ही लोग इंटरप्रिटेशन उनकी कर सकते हैं, या बंदाए सहराई, सहराओं में रहने वाले, या मर्द कोहिस्तानी, पहाड़ों में बसने वाले।
अच्छा, जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों? तो उन्होंने कहा कि सहरा में फ़ोकस है और हुँ, पहाड़ में फ़ोकस है। तो वो मेरे बड़े बडी भी हैं, दोस्त भी हैं, तो मैंने उनको बड़ा शुक्रिया अदा किया कि यार आपने एक बड़े ही उस शेर को जो हम बचपन में सुनते आए थे लेकिन गौर नहीं किया समझ नहीं पाए हमने, थे। तो इसको गौर करने का आपने मौका दे दिया। अच्छा, यहाँ सोसाइटी में एक बड़ा मसला क्या है कि लोग किसी भी चीज़ को ना जी उसकी ज़िंदगी में उसकी सलाहियत का एतराफ़ नहीं करते, कि वो कहते हैं कि अ, उम्र भर संगज़नी करते रहे अहले वतन, ये और बात है दफ़नाएँगे एज़ाज़ के साथ। और ये जो सोसाइटी है, ये किरदारों की मुनकर है। हुँ, इसने मुआशरे में किसी भी बड़े आदमी को मानना है, तो उसके मरने का इंतज़ार करना है, फिर उसकी लहद में उतारने के बाद उसकी कब्र पे जो है फूल रख के आ जाएँगे और कहेंगे मरहूम व मग़फ़ूर बड़े आदमी थे, बहुत उनकी बड़े जलाई थे। हुई शम्मा को रोशन रखेंगे, उनकी ज़िंदगी में पत्थर मारते ज़िंदगी रहेंगे, में उनका कदर हम नहीं नहीं करते। करते। और इसीलिए हमारे बीच में जो ज़रख़ेज़ दिमाग हैं, वो पनपते नहीं हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। आप ये देखिए, आपका कोई अदीब दुनिया में फ़ेमस नहीं हुआ, पॉपुलर नहीं हुआ, किसी को नोबेल नहीं मिला, हुँ, क्यों नहीं मिलते? इस रिसेंट पास्ट में जो 2-3 डेकेड्स गुज़री हैं, उसमें आपने जो जिन कैरेक्टर्स को प्रेज़ करना शुरू करा है, वो टिकटॉकर्स हैं, वो भोंडे किरदार हैं, वो कौन-से किरदार हैं, जो अपनी सलाहियत के ज़ोर पे ऊपर नहीं आए। वो सिर्फ़ तमाशबीनी के ज़ोर के ऊपर आए हैं हुँ, और वो सिर्फ़ माइंड मैनिपुलेशन के टूल के ज़रिए ऊपर आए हैं। तो ये चीज़ देखें कि आप इस सोसाइटी के और वेस्ट को अगर आप देखें, तो युval नोह हरारी की एक किताब जो मोस्ट रिसेंट है, नेक्सस, उसकी 6 मिलियन ऑलमोस्ट कॉपीज़ सोल्ड हैं। अब जो जिस ओह! किताब की 6 मिलियन कॉपीज़ सोल्ड हों और जिसको इंटरव्यू करने के लिए दुनिया के अमीर-तरीन अफ़राद में शामिल मार्क ज़करबर्ग उससे टाइम ले और उससे हुँ, कहे कि जी मुझे आप इंटरव्यू दें, और वो 95 मिनट्स का इंटरव्यू है। मैं आपको कहूँगा आपके ओके, ऑडियंस को भी कि ज़रूर। वो ज़रूर देखें, कि वेस्ट का मुकालमे की खूबी देखें कि मार्क ज़करबर्ग एक डिफरेंट बात कर रहा है, युval एक डिफरेंट बात कर रहा है। दोनों बहुत खूबसूरती से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं और उन्होंने इख्तिलाफ़ राय पे इत्तेफ़ाक किया हुआ है। तो ओके। यही खूबसूरती है और हमें मुआशरों भी की। हमारे मुआशरे में भी इसकी बहुत ज़रूरत है और ये बात आपने बहुत अहम की है कि यहाँ हमें कंस्ट्रक्टिव डिबेट की तरफ जाना आना चाहिए है, और अगर किसी से कोई इख्तिलाफ होता भी है, तो इख्तिलाफ डेमोक्रेटिकली। बराए इस्लाह होना चाहिए, तनकीद नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर मुझे आपसे किसी चीज़ पे इख्तिलाफ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बुरा-भला कहना शुरू कर सही दूँ। बात। आपकी राय हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। यहाँ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है, एक नौजवान 24-25 साल, 23-24 साल की एज में यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री लेके ग्रेजुएट होता है और वो मार्केट में आता है और फिर अगर उसने मास्टर्स करना है, एमफिल करना है, तो वो 26-27 साल की एज में वो कंप्लीट करता है। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आपको नहीं लगता कि उसका एक नौजवान का बहुत बड़ा अरसा हम अपने यूनिवर्सिटियों में ज़ाया करते हैं, वहाँ पे उनको कोई किसी किस्म की हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं दे पा रहे, उनको हम इंटेलेक्चुअल नहीं बना पा रहे, उनको हम स्किल्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, जस्ट डिग्रियाँ दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये इसको चेंज करने की ज़रूरत है इस सिस्टम को? दुनिया के एक बड़े ज़रख़ेज़ ज़हन ने इस सारे अमल को बैंकिंग मॉडल ऑफ़ एजुकेशन कहा था। मैं भी ऑलमोस्ट 18 साल यूनिवर्सिटियों में गुज़ारने के बाद, अब यूनिवर्सिटी ऑफ़ लाइफ़ के एक सादा से स्टूडेंट के तौर पे सोसाइटी को इतना समझा हूँ कि देखिए, इस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के और इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौर में भी आपके पास कोई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नहीं है कि जो ये तय कर सके कि 25 करोड़ लोगों में से हमने कितने वकील बनाने हैं, कितने साइंटिस्ट बनाने हैं, बहुत कितने अहम बात। इंजीनियर्स बनाने हैं, कितने एजुकेशनिस्ट बनाने हैं, कितने फॉरेन अफेयर्स के अंदर लोगों को हमने इन्वॉल्व करना है, कितने लोगों को लेबरर्स बनाना है, कितनों को मैसन्स बनाना है। ये सारी चीज़ें डाटा के दौर में, कि जब हमारे पास सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे मौजूद हैं, जब आप डाटा माइनिंग के ज़रिए ये चीज़ें बहुत सहल अंदाज से कर सकते हैं, तो हुँ। वो ट्रेडिशनल क्लर्की वाली तसव्वुर के साथ हर चीज़ को जी हम वर्क कर रहे हैं, वी आर हाँ स्टिल जी। वर्किंग ऑन इट, हर चीज़ वर्किंग ऑन इट के और ऊपर। जब वहाँ काम च ख़त्म होता है तो उस चीज़ का हाँ, असर भी तो ख़त्म हो जाता अब है। दुनिया में आप जब आप दुनिया की तेज़ रफ़्तारी के साथ अपने अपनी बहुत स्लो रफ़्तार को लेके चलना है, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएँगे, डिप्राइव्ड रह जाएँगे। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि जो 2025 के बाद 10 साल की दुनिया है, इस वक़्त भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि एजुकेशन की प्रोविंशियल मिनिस्ट्री, चूँकि अनफॉर्च्युनेटली ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है। ये हुँ, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स के बाद आपने 18th अमेंडमेंट के ज़रिए अमेंडमेंट के बाद। ये सूबाई मंसूबा बना दिया। जी। इस वक़्त ये ज़रूरी है कि सूबाई सतह पे और वफ़ाकी सतह पे एक
मरबूत हिकमत अमली के साथ ये सोचा जाए कि हमने मुस्तकबिल में जो 10 साला चैलेंजेस हैं, जो 25 साला चैलेंजेस हैं, जो 50 50 साला साल चल चैलेंजेस हैं, उसमें अपनी नई नस्ल को हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्रेडर है, बहुत बड़ा खजाना है, जिस पे हम बैठे हैं, वो 60% से ज़्यादा नौजवान नस्ल है। लेकिन बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, वो डायरेक्शनलेस है, वो टाइम बम की तरह है कि उसके यूटिलाइज़ेशन अगर हमने सही कर ली, तो वो बहुत बेहतर बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ दे सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन उनको डायरेक्शनलेस होने की वजह से क्या होता है, अंधा हाथी जैसे अपनी फ़ौज को कुचल देता है, उसको डायरेक्शन नहीं होती कि वो किसको उसने टारगेट करना है। वैसा ही हमारे साथ नौजवानों के साथ हो रहा है कि इनकी एनर्जीज़ को, इनकी बहुत ज़्यादा ताकत को हम चैनलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। वेस्ट कर रहे हैं और मिसयूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकली जो सिनेरियो में लोग जाते हैं, से हमारे नौजवान ज़ाहिर है पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स भी उनकी होती हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं अपोजिशन में होती हैं तो बड़े-बड़े दावे करती हैं, बड़े-बड़े वादे करती हैं। जब गवर्नमेंट में आते हैं बहुत स्टेप्स लिए जाते हैं, और मीडिया में के नौजवानों के लिए ये हो गया, और अभी भी हमारी गवर्नमेंट की जानिब से नौजवान प्रोग्राम चल रहा है। इससे पिछली गवर्नमेंट में भी था, हर दफ़ा होता है। क्या वजह है कि उसके असल जो फ़वाइद हैं वो नौजवानों को नहीं मिलते? देखिए, ये जो जनरेशन ज़ी और अल्फ़ा ने जब से टेक ओवर की है सोसाइटी, तो 2 चीज़ें हुई हैं। पहले हमें हमारी सोसाइटी को मज़हबी फ़िरकावारियत का सामना था, अब ये पीक पे सियासी फ़िरकावारियत में मुब्तला हो गए हैं। हर बंदा अपने नज़रिए को, अपने सियासी सोच को हतमी सोच समझता है, और हुँ, वो एक दुनिया में थिंकिंग फ़ास्ट एंड स्लो बुक है। उसका जो ऑथर है, उसका क्लेम ये है कि 2 तरह की थॉट्स पैरेलल एग्ज़िस्ट करती हैं। नंबर 1, वो वाली थॉट है जो जल्दी-जल्दी, नगदी-नगदी, तेज़-तेज़ स्क्रॉलिंग वाली थॉट, वो वाली जो फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन के उसके अंदर रहती है हर वक़्त। और दूसरी थॉट वो है कि वेरी स्लो बट वेरी डीप, हुँ, जो नीचे डीप डाइव करके वो चीज़ों फ़ोकस्ड। को वो निकालती है। दुनिया को जितनी इन्वेंशंस मिली हैं, ये माइक जिस पे हम बोल रहे हैं, ये लाइट जिसके सामने बैठे हुए हैं, इस तरह की जितनी इजादात हुई हैं, वो पहली सोच ने नहीं दी, वो दूसरी सोच दूसरी ने सोच दी है ने जो डीप डीप डाइव जाके कर। चले जाते हैं। अब ये देखिए कि एमफ़िल में हम पहुँचते हैं, पीएचडी में पहुँचते हैं, वहाँ मौज़ूआत 500 या 1000 नहीं होते, वहाँ हुँ, सिर्फ़ एक मौज़ू होता है। और एक मौज़ू की आप तह तक पहुँचते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट्स नेगेटिव, पॉज़िटिव, और उसकी सारी चीज़ें, मुर्ज़ी हालात, मुस्तकबिल का तसव्वुर, माज़ी में होने वाली वाक़यात, ये सारी चीज़ें घस करके आप उसमें पीएचडी यानी ओज कमाल पे पहुँचते हैं। आप डॉक्टर कहलाते हैं। इसी तरह से जो हमारी जो नई नस्ल है, वो बेचारे इतने सरसरी हो गए हैं कि सियासी फ़िरकावारियत में उनको फॉरवर्ड थिंकर लीडर्स नहीं मिले। चूँकि लीडर की दुनिया में जो बेस्ट डेफ़िनेशन हुई है ना जी, लीडर्स क्रिएट्स मोर लीडर्स। एग्ज़ैक्टली। आप ये देखिए कि इस वक़्त कोई स्टडी सर्कल नहीं है। अनफॉर्चुनेट डायलेमा सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड ये हो गया है कि लीडर्स पूरी कौम के टीचर्स थे। सारी हुँ, बड़ी 5 बड़ी सियासी जमातों के पास कोई थिंक टैंक नहीं है, कोई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नहीं है। कोई उनके पास बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग का और बैठ के स्टडी सर्कल नहीं है कि जो स्टूडेंट्स को ये समझा सके कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, क्या है? इख्तिलाफ़ राय कैसे करना है, किसी को मुक्का नहीं मारना, किसी को गिराना नहीं है, हुँ, बल्कि डेमोक्रेटिक गाली नहीं देनी डिबेट्स के और ज़रिए एग्ज़ैक्टली। कैसे करना है। ये जो जितना गंद आप ट्विटर पे देख रहे हैं, जितनी माँ-बहन की गालियाँ देख रहे हैं, ये फ़िक्री अफ़लास क्यों है? इसकी क़यादत भी ज़िम्मेदार है। चूँकि देखिए चाइना में जो इस वक़्त दी बेस्ट मॉडल है दुनिया का ना, वो गवर्नेंस का और हुकूमतें करने का, वो हमसे 2 साल छोटे हैं उम्र में। जी हाँ, यकम बिल्कुल। अक्टूबर 1949 जी। 1949 को आज़ाद हुए थे, हमसे 2 साल छोटे हैं। हमारी पीएए की पहली परवाज़ उनके पास गई थी। हुँ, वो दुनिया से डिस्कनेक्टेड थे, वो अफ़ीनी कौम कहलाते थे, और इकबाल ने 90 साल पहले उनका जब राइज़ इब्तिदा में देखा, तो उन्होंने कहा था कि ग्रां ख़्वाब चीनी सँभलने लगे, अम्बाला के चश्मे उबलने लगे, उबलने लगे, गया दौर सरमायादारी गया, गया। तमाशा दिखाकर मदारी गया। आज देखें वो मदारी न्यूयॉर्क में ममदानी यंग मैन है, हुँ, मुझसे भी छोटा है उम्र में, और जो न्यूयॉर्क के मेयर को कॉन्टेस्ट कर रहा है, उसने कॉर्पोरेशन के कल्चर के खिलाफ दुनिया के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर से जो वॉइस रेज करी है, वो इस वक्त पूरी दुनिया की कॉर्पोरेट कल्चर के बीच में एक जलजला बपा किया हुआ उसने। क्यों? हुँ, क्योंकि वो लॉजिकल है, वो रैशनल है, वो जो बात करता है वो रेलिवेंस उसकी है। सोसाइटी की जितनी महरूमियाँ हैं दुनिया में, वफ़ा के पुराने ज़माने से वाई-फाई के जदीद दौर तक, चंद सफ़ाक सरमायादारों ने जिस
अंदाज़ से सोसाइटीज़ को डिज़ाइन किया है, उसके नतीजे में जो गुर्बत हर तरफ फैली हुई है, हर मुआशरे के अंदर करोड़ों अफ़राद जो इमर्जिंग सोसाइटीज़ हैं लाइक अस, इंडिया, ये जितने मुआशरे हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन मुआशरों में जो अफ़लास है, ये इस वजह से नहीं है कि हम मुआशरे गरीब हैं, हम तो हुँ, एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, हमारे पास तो ऑर्गेनिक फूड वाफ़र मिक़दार में मौजूद है, लेकिन क्या है कि वो वेल्थ चंद हरीस लोगों ने उसके इतने बड़े-बड़े गोदाम बना लिए हैं कि वो शेयरिंग पे मौजूद नहीं है। उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि सिकंदर खुश नहीं, लूट कर दौलत ज़माने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटाकर रक़्स करता है। जब तक हुँ, ये वाली क्या बात जो है! इनर रिचनेस उनको नहीं मिलेगी, जो उनकी सोल की प्यूरिफिकेशन नहीं होएगी, तो तब तक क्या होगा कि जो बंदा ना, अगर लिखोगे वसीयत अपनी तो जान पाओगे ये हकीकत कि तुम्हारी अपनी मलकियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं है। आहा! जब क्या बात आपको ये शऊर मिलता है और ये शऊर आपको किताब देती है, जब आप किताब से दोस्ती कायम करते हैं, तो जब आप 1000 किताबें पढ़ते हैं, तो फिर आपके लफ्ज़ दरिया की तरह बहते हैं। तो यूँ जिस मुआशरे के अंदर शू रैक्स बहुत खूबसूरती से बड़े मॉल्स के अंदर सजे हों हुँ, और किताबें नीचे ज़मीनों पे ज़मीनों धरी पर हों, हूँ। और जिस मुआशरे में किताब खरीदने का रुझान ना हो, हर बंदा आपसे, जैसे आपसे भीख माँगते हैं, बड़े-बड़े करोड़पति लोग जो है, वो मुझसे भी किताब माँगते हैं, जी आपने किताब नहीं दी। हुँ, ओ भाई भिखारियों, एक ऑथर 5-6 साल लिख के मेहनत लगा करता है, के किताब रिसर्च लिखता है, करता है, जी। 10-15 लाख लगा के वो किताब छापता है इस बेअदब मुआशरे में, और एक रॉन्ग मार्केट में रॉन्ग चीज़ लेके आता है। तो उस मुआशरे में आप ₹1000 की किताब खरीदने की जगह आप उससे माँगते हो, हुँ, बेशर्मो, कोई हया करो, कोई थोड़ी-सी ग्रेस पैदा करो अपने अंदर, और थोड़ी-सी थॉट पैदा करो कि आपने किस मुआशरे की तरफ और आपने अपनी ज़िंदगी कैसे डिज़ाइन करनी है। और मेरा ये तजुर्बा रहा है जुतून साहब, जब भी आप किसी को मुफ़्त किताब देते हैं, वो पढ़ी नहीं जाती। पढ़ी नहीं जाती, अगर उसने अलमारी की ज़ीनत बन जाती है। ₹100 की भी खरीदी है, तो साइकोलॉजिकली उसके जो न्यूरल पैटर्न्स ऐसे बने हुए हैं कि इंसान अंदर से बड़ा हरीस है। वो देखता है कि नहीं मैंने खरीदी है, जाके पढ़ूँगा। तो यूँ ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि लोगों को बेसिक एथिक्स, कुछ हमारे अभी फाउंडेशनल इश्यूज़ हैं, और हुँ, मैं, आप कैसे कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना, हमाकत की हमायत के दौर के अंदर जब आप रहते हैं, तो फाउंडेशनल इश्यूज़ के साथ सुपीरियर सॉल्यूशंस लेके आ जाना ऐसे ही होता है कि रॉन्ग मार्केट में पैदा होने की आपको सज़ा ज़रूर मिलती है। ज़रूर मिलती है और जब भी यहाँ कोई बड़ा काम करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ जो होता है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे आपने थिंक टैंक्स की बात की और बड़े जितने भी कामयाब मुआशरे हैं, यूएस की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, तो वो उनकी तरक्की के पीछे थिंक टैंक्स का बहुत बड़ा किरदार होता है और अभी भी है। इस माशरे में जब हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर अपने नौजवानों का रवैया, उनकी ज़ुबान, जिस तरह की वो ज़ुबान और अनफॉर्चुनेटली ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पढ़े लिखे लोग, जो अपनी किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्तगी की वजह से जिस तरह की ज़बान और उनका एक रवैया होता है। इस रवैये के साथ क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का नौजवान आगे जाके कोई थिंक टैंक्स बनाएगा, कोई थिंकिंग करेगा, कोई क्रिटिकल सोच पैदा करेगा, हमारे माशरे में बेहतरी लाने के लिए कोशिश करेगा? और सेकेंडली इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उन नौजवानों की जो पढ़े लिखे, जो यूनिवर्सिटियों से पढ़ लिख के इस मेंटालिटी के साथ आगे जा रहे हैं, उसकी मेंटालिटी की वजह कौन है? हमारे देखो, ये इदारे, हमारी रियासत ये मैं आपको एक या छोटी बात बता दूँ, ये मेरा स्टमक है ना, मेरा मैदा है, मैं खाना खाऊँगा, तो खाना खाने के बाद मैं इसको रेस्ट दूँगा, हर वक़्त मैं खाना नहीं खा सकता। 5 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, चूँकि इसका एक डाइजेस्टिव प्रोसेस है। और इसी तरह माइंड गट कनेक्शन के अलावा अगर आप अपने ज़हन को जो खुराक मुहैया करते हैं ना, वो मालूमात होती है, वो ख़्यालात होते हैं, रवैये होते हैं। आप अगर जिस फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन में आप मौजूद हैं ना, सर, दिमाग की साख़्त इसके लिए नहीं बनी थी। हुँ, दिमाग को शट डाउन चाहिए था। आपने एक हर वक़्त स्क्रॉलिंग के समुंदर में डूबने का जो रुझान दिमाग को दिया है, वो इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। आप पूरा दिन सुनते रहें, लेकिन जब आप नौजवानी में वापस आपको मैं कहूँगा कि रिप्रोड्यूस करो, कोई बात बोलो, तो आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, चूँकि आपका जो सीखने का पैटर्न है वो गलत है। तो रिप्रोडक्शन तब होएगी जब
आप ये चीज़ समझेंगे कि भाई साहब इसको रेस्ट दो। रेस्ट इस तरह के डिजिटल डिटॉक्स नहीं करोगे तो आपका ब्रेन पॉपकॉर्न ब्रेन बन जाएगा। और ये बहुत वेस्ट में रिसर्च के बाद ये थ्योरी निकली है जिसको पॉपकॉर्न ब्रेन कहते हैं। और मैंने 2 लफ्ज़ इजाद किए, वो आपको बता देता हूँ। आपने बड़ा बुरा लफ्ज़ सुना होगा, ओए ये रिश्वतखोर है। आज पूरी नस्ल मेरी, जिसके लिए मैंने अपनी आधी ज़िंदगी, आधी जवानी बर्बाद की, आज पूरी नस्ल मेरी वीडियोखोर हो गई है। और पहले मैं हीरोइनची लफ्ज़ को बुरा समझता था, अब मेरी पूरी नस्ल स्क्रीनची है, जिसको देखो वो स्क्रीन में डूबा हुआ है। और उससे पूछो पर्पज़ क्या है? प्रोडक्टिविटी क्या है? कुछ भी नहीं। कोई पाथवे है, तो वो कोई नहीं है। तो डायरेक्शनलेस जो लोग होते हैं ना, वो दुश्मन की फ़ौज होते हैं। और आपका जो कॉन्शियस प्रोग्रामिंग है और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के बीच में जो फ़र्क है ना, कॉन्शियसली आप सोचने का जब सलीका भूल जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि यही जो इल्यूज़नरी फ़ोर्सेस हैं, जो कॉर्पोरेट मेंटालिटी है, उसका एक नया मॉडल है, जिसको आप अटेंशन इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं। ये दुनिया ने अब टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के बाद एक नया फ्रेम कॉर्पोरेट मेंटालिटी ने अपनाया है, वो है तवज्जो की इकोनॉमी। कि जो आपको स्टोलन फ़ोकस का सामना क्यों है? मेरी पूरी नस्ल की तवज्जो चोरी हो गई है। और अब अगर आप पॉपकॉर्न थ्योरी पढ़े ना, तो वो जो बाजा बजाने वाला बंदा था, पूरी नस्ल केव में ले गया था। एंड इसी तरह यहाँ माइंड मैनिपुलेशन का दौर है। जो भी कॉर्पोरेट मेंटालिटी है, जो भी बड़ी सियासी जमातों के बड़े सियासी विंग्स हैं, वो बाकायदा एक मीडिया हाउस के तौर पे ऑपरेट करते हैं। वो अपनी ख्वाहिश को ख़बर में मुंतकिल करते हैं और एक डिज़ाइन टेक्नीक के ज़रिए इमोशंस के साथ खेलते हैं। और जो जहाँ-जहाँ फ़ॉल्ट लाइन एग्ज़िस्ट करती है, उन फ़ॉल्ट लाइन्स के ऊपर हिट करते हैं। और जो दिमाग की डार्क साइड है, जो ज़्यादा जिस बंदे को सोच नहीं है, वो फिर वो नहीं कर सकता, तफ़रीक नहीं कर सकता, तो यूँ आप उसी फ्लड में चले जाते हैं। आपने जदून साहब एक बात याद रखनी है कि हमारा दिमाग एक गार्डन की तरह है, बाग की तरह है। आप इसके अंदर जो-जो इन्फॉर्मेशन फ़ीड करेंगे, आपकी जो-जो कंपनी होएगी, जो-जो आपके दोस्त होंगे, जिन-जिन लोगों से आप मिलेंगे, जो-जो किताबें आप पढ़ेंगे, जो-जो वीडियोज़ आप देखेंगे, योर लाइफ़ इज़ शेप्ड बाय द फूड यू ईट, बाय द बुक यू रीड एंड अहम पॉइंट है। बाय द मीडिया यू कंज़्यूम। ये जब तक ये चीज़ें हमारी जनरेशन को समझाने वाला नहीं होगा, तो आपकी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। दुनिया आपको इसी तरह केव में देखेगी, दुनिया आपको इसी तरह इस जंगल में मुब्तला होएगी। और हम जैसे लोग जिनकी आवाज़ बहुत ही महदूद सर्कल पे गूंजेगी, चूँकि हम उस तरह की तमाशबीनी नहीं कर सकते। लाहौर का पावा, अख्तर लावा, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, ये वहाँ एग्ज़ैक्टली। पारी हो रही है। ये जब तक ये चीज़ें टॉक ऑफ द टाउन बनती रहेंगी ना, फिर इस माशरे को जूते पड़ते रहेंगे। और इस माशरे की जो ड्राइविंग फ़ोर्स अगर इस तरह के भांडों पे मबनी होगी, तो ये फिर एक भांड कल्चर ऐसा फ़रोग़ पाएगा, जिसके नतीजे में आपकी नौजवान नस्ल एक धमाली टोला बनेगी। और वो धमाली टोला मुस्तक़बिल को क्या देगा, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये जो आपने बात की थिंकिंग प्रोसेस जो है, उसको बेहतर करने के लिए और नौजवानों को अवेयर करने के लिए, जब नौजवान आप जैसी बात करने वाले को, डिस्कशन करने वाले को सुनेगा नहीं और वो आपके बजाय प्रेफ़र करेगा उस पहाड़ी और टिकटॉक और उन चीज़ों को, तो वो कैसे इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा? उसकी थिंकिंग कैसे पॉज़िटिविटी की तरफ जाएगी? असल में जो मौज़ूआत के इंतख़ाब में ना जी, इंसाफ़ करवाना पहले पेरेंट्स का काम होता था। अब पेरेंट्स ने क्या किया है कि पेरेंट्स अब बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं अपने बच्चों को डिवाइसेस दे के। उनको ये नहीं पता कि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदी लगा दी है। हुँ, दुनिया में जितने टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के बेनिफिशियरीज़ हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को ये डिवाइसेस नहीं देते। जो बिलो 15-16 के बच्चे हैं, उनको ओके। डिवाइसेस नहीं देते। उनके लिए हार्मफुल हैं। चूँकि हमारे दिमाग में 2 केमिकल्स हैं, वन इज़ डोपामाइन एंड अदर इज़ न्यूक्लियस एक्कम्बेंस। वो दोनों एक एक्सट्रीम प्लेयर का केमिकल है और एक प्लेयर का केमिकल है। ये जो मॉडर्न ऐप्स के जो महमार हैं, बनाने वाले हैं, इन्होंने उन चीज़ों को अलाइन्ड कर लिया है। जो आपको एक्सट्रीम प्लेयर मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। एडिक्शन में चले जाते हैं आप, वो लत पड़ जाती है आपको। जो आप ब्लू वेव में, पबजी में, इन चीज़ों में हमारे बच्चे जाते हैं, तो हुँ, उनको और किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता। यूँ जो रियलिज़्म है, ज़िंदगी का जो असल तसव्वुर है, उनके ज़हन में एक मस्नूई तह दिमाग में बन जाती है। और उनको लगता है कि ये जो हमारी सोच है, ये सबसे असली सोच है। ये डिप्राइव्ड हैं, ये जो दूसरी बातें करते हैं, ये लोग पुरानी ज़हनियत के हैं। और ये जो चीज़ है ना,
इसने हमारे अंदर और ज़्यादा पसमानदगी पैदा की है। पेरेंट्स का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स को ये समझना होगा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये चीज़ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दौर है, खुदा का वास्ता इंटरनेट को बेडरूम से निकालो। ये पेरेंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट उसूल है। दुनिया में प्रोटेक्ट यंग आइज़ तंज़ीमें बन रही हैं। दुनिया में लोग ये समझ रहे हैं कि स्क्रीनों ने हमारे ब्रेन एंड बिहेवियर पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला है। और ये चीज़ें समझने की हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत पॉज़िटिव है, लेकिन ये विद पर्पज़ है। जैसे देखें, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता हुँ, हूँ, हुँ। मुझे 11-12 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। अगर मुझे ये पता ना हो कि सिग्नल ग्रीन सॉरी ये जो ग्रीन सिग्नल का क्या मतलब है, रेड का रेड क्या का क्या मतलब है, मतलब है? ये जो ऑरेंज हो रहा है इसका क्या मतलब है, ये मैंने अपनी लेफ्ट साइड पे करना है, अगर मैंने सिग्नल अगर मैंने लेफ्ट शार्प टर्न लेना है तो मैंने कैसे इंडिकेटर देना है, ये सारे अगर एथिक्स मुझे ना पता हो तो मैं तो गाड़ियां रोज तोड़ता ही रहूंगा ना। एग्ज़ैक्टली। एंड इसी तरह ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दौर है, हम एक इंटरनेट के रेवोल्यूशन के समुंदर में मुब्तला हैं, समुंदर में डूबे हुए हैं। उस समुंदर का तकाजा ये है कि हमें इसके एथिक्स सीखने हैं। वो जो ड्राइविंग सीट पे बैठने से पहले हमें इसकी ड्राइविंग के उसूल सीखने हैं। तो पेरेंटिंग ये है कि उनको बताया जाए कि बेटा बेडरूम में इंटरनेट का काम नहीं है। आप इंटरनेट को बतौर एजुकेशन के टूल के तौर पे यूज़ करो। जितना मर्ज़ी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ करो, गूगल करो, यूट्यूब बहुत बड़ा सोर्स है, दुनिया हुँ, का हुँ। सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म है। आपने एग्ज़ैक्टली। जो स्किल सीखनी है, जो नॉलेज अख़ज़ करना है, लेकिन बेटा इसको ये बेलगाम नहीं होना चाहिए। हुँ, इसको आप इंटरनेट को मैं पेरेंट्स को कहूँगा आपकी वसातत से कि आप इसको जो आपके घर का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है, वहाँ पे रखें और हुँ। बच्चों को यूज़ करने दें, अब्यूज़ ना करने दें। देखिए, एग्ज़ैक्टली। यूज़ करने और अब्यूज़ मिसयूज़ करने ना में करने दें। बड़ा फ़र्क है। हाँ जी। और ये चीज़ बड़ी अहम है कि अगर हमने अपनी जनरेशन को डायरेक्शन दे दी और उसके लिए ज़रूरी है कि नेशनल यूथ कमीशन कायम किया जाए। सारे जितने इदारे हैं जो बिखरे हुए हैं, उनको एक कमीशन के नीचे लाया जाए। फ़ॉरेन ऑफ़िस में उसका एक डेडिकेटेड यूथ डेस्क हो। पूरी दुनिया में अपॉर्च्युनिटीज़ ये जो डंकियाँ लगा के जा रहे हैं, उसकी जगह एक लेजिटिमेट एवेन्यू हो और लेजिटिमेट एवेन्यू के ज़रिए लोग अपने-अपने टैलेंट्स के मुताबिक दुनिया में जाएँ। उनको लैंग्वेज के ऊपर कमांड हो, एथिक्स सिखाए जाएँ कि दुनिया में रहना कैसे है, मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ में कैसे लोगों का एहतराम करना है। तो ये जो चीज़ें कुछ बुनियाद के पत्थर हम ठीक करेंगे, तो इंशाअल्लाह ऊपर इमारत बड़ी इंशाल्लाह बेहतरी जानदार और होगी। शानदार यहाँ बने। पे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने लीडरशिप की बात की, डायरेक्शन नहीं है नौजवानों के पास। उस डायरेक्शन के लिए कोई लीडर चाहिए, कोई विज़न का बंदा चाहिए। हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम, हमारी जो तालीमी इदारे हैं, वो ना तो कोई इकबाल पैदा कर रहा है, ना तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा कर रहा है, ना कोई सर सैयद पैदा कर रहा है। इस सिस्टम के अंदर, इस तालीमी निज़ाम के अंदर कैसे लीडर उनको मिलेगा? देखिए, ये जो इसको कुछ कैसे चीज़ें हम ना मतलब बेहतर कर सकते हैं? कुछ चीज़ें जो होती हैं ना जी, अमल से भी बनती हैं। फ़र्ज़ करें मेरे नेशनल यूथ असेंबली में हज़ारों लोगों की बुनियादों में मैंने अपने खलूस की खाद रखी। उनको कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया, कभी उनको कारकुनियत पे मादा अपने लिए ज़िंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करवाया, बल्कि उनको पर्पस दिया और एक डायरेक्शन दे के सोसाइटी में उतारा। अब मैं आपको ना अभी आते हुए ना मैंने 2 कैरेक्टर्स वैसे ही आते हुए देखे आपके रास्ते में। हुँ, हुँ। एक मेरे साथ मेरा एसोसिएट था, दोस्त था, साथी था, राजा यासिर अय्यूब। ओके। यंग मैन था, बड़ा मेहनतकश था, खुद मेहनती था। आज वो पाकिस्तान में एक बड़ी कोरियर कंपनी का मालिक है, खुद से। हुँ, इनिशिएटिव लिया, वो कर लिया। एक आपके प्राइवेट रेस्टोरेंट्स का चेन है, हिकमतुल्लाह काकड़ मेरा साथी था, अच्छा। बड़ा ऑर्डिनरी कैरेक्टर था। उसने इनिशिएटिव लिया, वो काफ़ी बड़ा फूड चेन बना गया इस्लामाबाद में। अच्छा, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कुव्वत मुतालिया और मुशाहिदा मिल के कुव्वत तज्ज़िया को जन्म देते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हमें नौजवानों को ट्रस्ट देना चाहिए, उनको बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ देने चाहिए और वो एतमाद उनको हो कि जो हमने ख़्याल अख़ज़ किया है, उसी के गिर्द सारी फ़ोर्सेस आ रही हों। और वो मैं आपको ना नेशनल यूथ असेंबली के ऐसे सैकड़ों दोस्त बता सकता हूँ, जो बहुत आमियाना किरदार थे, लेकिन ओके। वो ऊपर उभरे और वो बालादस्त हुए। तमाम बड़े लोगों में एक चीज़ मुश्तरक है कि हर बड़ा आदमी छोटे दिनों से गुज़र के बड़ा बना है। हुँ, और बड़े आदमी की जो बेस्ट डेफ़िनिशन वो इस मुख्तसर शेर में बताता हूँ कि अपनी मंज़िल पे पहुँचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है।
बड़े होके बड़ा रहना भी। क्या बात है! क्या ही बात है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे शेर आप पढ़ते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में 5 सेगमेंट होते हैं। पहला हम कंप्लीट कर चुके हैं, पहला सवाल और जवाब होता है, सेकंड है दूसरा सेगमेंट है, इसमें एक लफ्ज़ के ज़रिए आपने जवाब देना है। मैं आपके सामने कुछ नाम लूँगा, कुछ अल्फ़ाज़ कहूँगा और आपने एक लफ्ज़ में जो भी उनके बारे में आप कहना चाहें। तो सबसे पहले क्योंकि नौजवानों की बात हो रही है, तो नौजवानों के बारे में आपके माइंड में क्या आ रहा है? उम्मीद, उम्मीद, हमारे सियासतदान, कहानी खान, कहानीबाज़ कहानी खान बस। ओके, तालीमी निज़ाम, किसी मसीहा का मुंतज़िर, हुकूमत, मैनिपुलेटर्स का एक ग्रुप जिसको दर्दमंदों की शदीद ज़रूरत है। सोशल मीडिया, एक बेलगाम घोड़ा जिसे एथिक्स मिल गए तो लाज़वाल तारीख़ रकम कर सकता है। ओके, पाकिस्तान, मेरी जान। मेरी जान। अगले सेगमेंट में आपको हम एक कंडीशन देंगे क्योंकि हमारे सेगमेंट इस तरह होते हैं कि पहला सेगमेंट ख़त्म हुआ, दूसरा हुआ, अब तीसरे में जो इस सेगमेंट का नाम है वो है किस्मत आपकी। इसमें कंडीशन होगी और आपकी किस्मत में कुछ भी हो सकता है। आप कंडीशंस के मुताबिक चाहे वज़ीर बन जाएँ या कुछ भी, तो हम कहता है देखते कि मेरे हाथों में मेरी तकदीर लिखी है, मगर मेरी ही तकदीर पे मेरा बस नहीं चलता। आए क्या बात है! तकदीर हाथों में लिखी है लेकिन पता नहीं है। बस नहीं चलता। पता नहीं है तो हमें भी आपकी किस्मत का वैसे पता तो नहीं है, लेकिन हम एक कंडीशन रखते हैं, ये ऑप्शनल है और कंडीशन ये है कि इस कंडीशन के मुताबिक अब आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के यूथ एडवाइज़र मुकर्रर कर दिए गए हैं। अल्लाह ना करे। सही, लेकिन कंडीशन के मुताबिक आप हैं, ठीक, प्राइम ठीक है। मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के यूथ एडवाइज़र हैं। आप क्या ऐसा काम करने पे उनको मजबूर करेंगे या करने की कोशिश करेंगे नौजवानों के लिए, जो कि देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है? ये ऐसा काम है जिसके लिए मैंने अपनी सारी जवानी दी। मैं सुखी होता तो सीएसएस करता, सियासी जद्दोजहद के रास्ते कुछ वो करता। अब मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ मेरे हाथ से वक़्त की रेत के अक्सर ज़रात निकल चुके हैं। एक ज़िंदगी का पूरा सफ़र, आधी ज़िंदगी का, इस ख़्वाब की ताबीर में गुज़रा है। अगर मैं देखता हूँ कि इसका, मेरी काविश का सिला, मेरी कोशिश का समर क्या है, तो एक बेनाम मज़ीयत के सिवा कुछ भी नहीं है। जब आप इख़लास पे मबनी कोई काविश करते हैं ना, जो दानाओं के माशरे हैं ना, वो सिस्टम्स आपको सपोर्ट करते हैं, सिस्टम्स आपके पीछे खड़े हो जाते हैं, सिस्टम्स आपको हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बनाते हैं उठा के, हुँ, सिस्टम्स आपको उठा के तो चाइना की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का मेंबर बना देते हैं और बिठा के आपसे काम लेते हैं। यहाँ आप आउट ऑफ बॉक्स जब भी सोचते हैं ना, तो क्या होता है कि मुर्दा घड़ू ने अक्सर ज़िंदा लोगों की क़यादत की, मेरी राह में भी आयल हैं दीवारें क़यामत की। अगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया, तो हम दर्दमंदी से वो काम करेंगे जो हमने सारी ज़िंदगी में सीखा है, नौजवानों की सलाहियतों को चैनलाइज़ करने का। और अगर हमें अल्लाह ने 3 या 4 या 5 साल दिए और अगर हम काम ना कर सके, तो फिर हमें जीने का कोई हक़ नहीं है। क्योंकि जो ज़िंदगी में हमने काम किया, वो अगर एग्ज़ीक्यूट ना कर सके और बहुत मैसिव स्केल पे ना कर सके, जिसमें लाखों नहीं, मिलियंस में नौजवानों को उस आगोश में लाके एक रिफॉर्मेशन के प्रोसेस से, एक रेवोल्यूशन के प्रोसेस से ना गुज़ार सके, तो फिर हमें जीने का कोई हक़ नहीं है। फिर बहुत हमारी साँसें सोसाइटी पे बोझ हैं। बहुत मायूस लग रहे हैं इस नहीं, माशरे से आप। मायूस मायूस तो नहीं लग रहा है, मैं तो बड़ा पुरुम्मीद हूँ। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये फैक्ट है इस कि आज के नौजवानों अगर से, देखें इस ना, माशरे से आपके लगता लफ्ज़ है और कि मेरे लफ्ज़ जो है ना, ये हवा के दोष पे ना किसी जगह महफूज़ भी रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि 2-4 दिनों बाद ही लोग देखें। कभी ये भी होता है कि कुछ लफ्ज़ जो है ना आर्काइव्स बन के 10 साल बाद, 20 साल बाद देखे जाते हैं, चूँकि लफ्ज़ आपकी मानवीय औलाद हैं। जब एग्ज़ैक्टली। आपके लबों से निकलें, तो वो कोई रेफ़रेंस के साथ, किसी प्रेसिडेंट के साथ, किसी एक लॉजिक और एक किसी लेसन के साथ हों, ताकि कल आप उनके सामने जब खड़े हों ना, तो आप शर्मिंदा ना हों। बहुत दर्द भरी बातें कर रहे हैं आप। नहीं, नहीं, इसमें अच्छा, दर्द अब नहीं है, रियलिटी है। लेकिन यही है कि हमारे माशरे को इस टाइम पे दर्द भरी बातों की ज़रूरत भी है और हमें इस माशरे को ठीक करने के लिए इसकी तरफ जाना पड़ेगा। चूँकि कहने और सहने में बड़ा फ़र्क है। बड़ा अगर मैं फ़र्क है। ज़ख्मी होऊँगा ना, तो मैं दूसरे ज़ख्मियों का ख़्याल करूँगा। ज़ख्मी लग रहे हैं और वो आपकी बातों से महसूस हो रहा है। हाँ, आगे चलते हैं, अब आपको हम
क्योंकि इतनी आपकी काविश है, मेहनत आपने की है, तो अब हम आपको वज़ारत तालीम का ओहदा देते हैं। अब आप वज़ीर बन चुके हैं तालीम के, तो आप तालीमी मैदान में कोई एक सिंगल ऐसा काम जो कि आप चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे नौजवानों के लिए वो होना चाहिए, वो आप क्या करेंगे? जिद्दत से मांग तालीमी तसव्वुर जो पूरी दुनिया ने जो नया लिबास पहना है, उसके मुताबिक नौजवानों के टैलेंट को चैनलाइज़ करना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम, ये तसव्वुर के साथ नई तालीमी पॉलिसी जो पूरी दुनिया के साथ कदम मिला के चल सके और जो हमारे मौरूज़ी हालात के मुताबिक हो। चूँकि हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क हैं और इन सारी चीज़ों को रोशनी मिली है मुझे हर एक चिराग के मस्ताक, हर चीज़ की झलक उसमें हो। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, वो है ट्रूथ एंड डेयर और उसमें आपने सच बोलना है और सच ये बोलना है कि आपको लगता है कि जो आने वाली हुकूमतें होती हैं या सियासी पार्टियां हैं, ये सिर्फ नौजवानों को अपने मतलब के लिए यूज़ करती हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। इस वक़्त जो कैफ़ियत है वो यूँ ही लगती है। अल्लाह करे कि सुधार आए, नया कुछ ब्लड आ रहा है, कुछ नए लोग आ रहे हैं, चाहे वो इनफ़रादी हैसियतों में भी आएँ, खुदा करे कि इस समत जो है वो कुछ काम हो और ये कैफ़ियत ऐसी है नाकामी की इस तस्वीर में जो उतर सकती नहीं आपको आईना कोई तकरीर में। उम्मीद है इस पॉलिटिकल सिस्टम में या इस मौजूदा किसी पार्टी से कि वो शायद कुछ बेहतर कर सकते हैं? देखिए, मैं मायूसी वाली बातें तो नहीं करना चाहता लेकिन ये है कि अल्लाह करे कि किसी वक़्त भी कौमों की ज़िंदगी में टर्न्स आते रहते हैं। कोई एक छोटा-सा वाक़या होता है और उसके वाक़ये के नतीजे में कौमें नया टर्न सोच सोच के भी ना न्यूरल पाथवेज़ हुँ, होते हुँ, हैं। हुँ। तो अल्लाह करता है कि किसी ऐसे मौके पे कोई कोई आएगा लेकिन मौजूदा हालत हाँ, में आपको अभी तो कोई लग स नहीं रहा। सब कुव्वतें यूँ लगता है कि अपने पेट के लिए काम करती हैं और जितने ग्रुप्स भी बनते हैं, जितनी लाइक माइंडेड फ़ोर्सेस भी बनती हैं, वो उनके बीच में वो दर्दमंदी का एहसास मौजूद नहीं है, जो एक नेशन को खड़ा करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब देखिए बिल्कुल। माओ ज़ेतुंग ने 368 दिन पैदल लॉन्ग मार्च करा था। उसने म जूते फटे हुए पहने रखे बहुत ज़माने तक। उसने सारी जूता साज़ इंडस्ट्री को बुला के कहा था कि ये जूते फटे हुए हैं, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, दुनिया के लोग आते हैं, हेड्स ऑफ़ स्टेट्स आते हैं। तो ये मैं तब तक नहीं पहनूँगा जब तक हर चीनी के पाँव में जूता नहीं होगा। तो ये वो हुँ, एहसास था जिसने चाइना को खड़ा किया है। एग्ज़ैक्टली। ये और इस एहसास की हमें भी ज़रूरत है। ज़रूरत है। अब आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं और इसमें मुफ्त मशवरे हैं और आपने अच्छे-अच्छे मशवरे देने हैं। बहुत अच्छी बातें आपने की हैं, तो हम पाकिस्तानी नौजवान जो हैं, आज का जो नौजवान है पाकिस्तान का, इनको आप क्या मशवरा देंगे? देखिए कभी भी मायूस ना हों, अपने ख्वाबों का की फ़हरिस्त बनाएँ, लिखें ख्वाबों को और अपनी ज़िंदगी का पर्पस डिज़ाइन करें। अ मैन विदाउट पर्पस इज़ अ बॉडी विदाउट सोल। एक ढांचा है, अपने स्ट्रक्चर को स्टैचू बनाने के लिए यानी मुजस्मा बनाने के लिए कोशिश करें, फिर अपना फ़ोकस कायम करें, फ़ोकस सीखें, अपने फ़ोकस को बाँधना सीखें कि आपने किस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है और जब ये चीज़ें होंगी, तो उनका टैलेंट मैनेजमेंट होएगी, तो जब तक उनकी टैलेंट मैनेजमेंट नहीं होगी, वो ज़िंदगी का कोई बड़ा ख़्वाब अचीव नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल अहम बात की आपने और आपकी बातें बहुत ही गहरी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी और यकीनन The हमारे beauty you नौजवान see in me is reflection of you, young man. थैंक यू सो मच इंशाल्लाह और आपकी बातों से बहुत हमें उम्मीद होती है कि आप जैसे लोग मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे माशरे में बेहतरी की उम्मीद कायम है इंशाल्लाह। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक Pleasure. यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और आपकी बातों से Same here. उम्मीद है कि अगर कोई देखने वालों नौजवानों में किसी की जो थिंकिंग है वो चेंज हो तो ये हमारी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी और स्पेशली आपकी। और देखने वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा और स्पेशली जो यहाँ पे हमारे साथ इन्होंने डिस्कशन की नौजवानों से रेलिवेंट, ये ज़रूर आप सुने, बहुत ही डीप और इनकी लाइफ की जो एक्सपीरियंस था, जो इन्होंने अपनी लाइफ की सारी चीज़ें जिस तरह करक्स बताया, तो ये हमारे लिए और हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के लोगों को सुने और उसके ऊपर
अमल करते हुए हमारे माशरे को बेहतर करें। तो आज के पॉडकास्ट में मुझे इजाज़त दीजिए। नौजवानों के लिए ये पॉडकास्ट था स्पेशली, और नौजवानों से गुज़ारिश है कि इसको ज़रूर सुनें और ज़रूर सुनें, ताकि हमारे माशरे में बेहतरी की उम्मीद बरकरार रहे और वो आगे हम बेहतरी की तरफ जा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली दफ़ा आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में, नए टॉपिक के साथ और नए मेहमान के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।